हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 109 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, critically evaluate the attachment theories given by Bowlby and Ainsworth। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बोल्बी और एन्सवर्थ के द्वारा दी गई अटैचमेंट थियरीज को डिटेल में समझना है। हमें दोनों थियरीज को एक्सप्लेन करना है, उनके बीच कंपैरिजन दिखाना है और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अटैचमेंट एक इमोशनल बॉन्ड होता है जो बच्चे और कैरगिवर के बीच बनता है और ये बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जॉन बोल्बी और मैरी एन्सवर्थ ने अटैचमेंट थियरी में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। बोल्बी ने बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी एंगल दिया, जबकि एन्सवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट के जरिए अटैचमेंट को मेजर किया। इस आंसर में हम दोनों थियरीज को क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे। मेन बॉडी। 1. बोल्बीज अटैचमेंट थियरी। बायोलॉजिकल बेसिस। बोल्बी कहता है कि अटैचमेंट एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बच्चा अपने कैरगिवर के साथ क्लोज रहकर सेफ फील करता है। इंटरनल वर्किंग मॉडल्स। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने अटैचमेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मेंटल मॉडल्स बनाते हैं जो उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। मोनोट्रपी एंड क्रिटिकल पीरियड। बोल्बी का मानना था कि एक प्राइमरी अटैचमेंट फिगर, जैसे माँ, जरूरी होती है। उन्होंने एक क्रिटिकल पीरियड भी बताया, 6 महीने से 2 साल, जिसमें अटैचमेंट फॉर्म होना चाहिए। स्ट्रेंथ्स। अर्ली अटैचमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। इवोल्यूशनरी लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। लिमिटेशंस। मदर को हे प्राइमरी फिगर मान लेना थोड़ा नैरो है। कल्चर और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव कम है। 2. एन्सवर्थ्स अटैचमेंट थियरी। स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट। एन्सवर्थ ने एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन की थी जिसे स्ट्रेंज सिचुएशन कहते हैं, जिसमें इन्फेंट्स का कैरगिवर के साथ बिहेवियर देखा गया। अटैचमेंट स्टाइल्स। एन्सवर्थ ने 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट आइडेंटिफाई किए। सिक्योर अटैचमेंट। बच्चा कैरगिवर के जाने पर रोता है और वापस आने पर कंफर्ट हो जाता है। इनसिक्योर अवॉइडेंट। बच्चा कैरगिवर से दूरी बनाए रखता है। इनसिक्योर रेजिस्टेंट। बहुत ज्यादा रोता है और इजीली सूद नहीं होता। स्ट्रेंथ्स। साइंटिफिक मेथड से अटैचमेंट को मेजर किया गया। पेरेंटिंग और थेरेपी में उस होता है। लिमिटेशंस। मोस्टली वेस्टर्न कल्चर पार बेस्ड है। सिर्फ माँ बच्चे के रिलेशनशिप पर फोकस करता है। 3. बोल्बी वर्सेस एन्सवर्थ एक कंपैरिजन। थियोरेटिकल vs एम्पिरिकल। बोल्बी की थियरी कंसेप्चुअल और बायोलॉजिकल है, जबकि एन्सवर्थ ने डाटा बेस्ड अटैचमेंट स्टाइल्स दिए। फोकस। बोल्बी ने अटैचमेंट की नेसेसिटी पर फोकस किया और एन्सवर्थ ने उसकी क्वालिटी को मेजर किया। क्रिटिसिज्म। दोनों थियरीज माँ के रोल को ही सेंटर में रखती है, जो हर केस में सही नहीं होता। 4. एप्लीकेशन एंड रेलेवेंस। पेरेंटिंग और एजुकेशन। दोनों थियरीज ने पेरेंटिंग, अडॉप्शन और स्कूलिंग प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया है। थेरेपी। आज भी थेरेपिस्ट्स इन थियरीज का यूज करते हैं एडल्ट्स के इमोशनल इश्यूज को समझने के लिए। कंक्लूजन। बोल्बी और एन्सवर्थ ने अटैचमेंट थियरी को स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। बोल्बी ने इवोल्यूशनरी एंगल दिया और एन्सवर्थ ने रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से सपोर्ट किया। दोनों थियरीज में कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूज आज भी रेलेवेंट है। इनको मिलाकर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, elucidate Erickson's conceptualization of identity। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एरिक्सन की आइडेंटिटी थियरी को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आइडेंटिटी क्या होती है, ये कैसे डेवलप होती है और इसका साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। फोकस होना चाहिए उनकी साइकोसोशल थियरी और स्पेशली एडोलेसेंस वाले स्टेज, आइडेंटिटी vs रोल कंफ्यूजन पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ। एरिक एरिक्सन एक फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोसोशल थियरी दी थी।
उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में क्राइसिस रिजॉल्व करने से डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज एडोलेसेंस की होती है, जहां इंडिविजुअल अपने रोल्स, वैल्यूज और बिलीफ्स को एक्सप्लोर करता है। इस आंसर में हम एरिक्सन के आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताए साइकोसोशल डेवलपमेंट के, जिसमें हर स्टेज में एक स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। 5th स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 12 to 18 साल, आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में एडोलेसेंट्स अलग अलग रोल्स और वैल्यूज एक्सप्लोर करके अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। 2. आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी एक क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ होता है, इसमें पर्सनल गोल्स, वैल्यूज, बिलीफ्स और सेल्फ इमेज शामिल होता है। एरिक्सन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना एडल्टहुड में एंट्री के लिए जरूरी है। अगर ये डेवलप नहीं होती तो रोल कंफ्यूजन हो जाता है, जहां पर्सन कंफ्यूज होता है कि उसका प्लेस सोसाइटी में क्या है। 3. आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस। एरिक्सन ने सोशल इंटरैक्शन को आइडेंटिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट बताया। एडोलेसेंट्स अलग अलग रोल्स ट्राई करते हैं, जैसे करियर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, etc। इस एक्सप्लोरेशन से एक स्टेबल आइडेंटिटी बनने में मदद मिलती है। पीर और पेरेंटल सपोर्ट इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4. पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स। पॉजिटिव आउटकम, आइडेंटिटी अचीवमेंट। जब एक क्लियर और स्टेबल आइडेंटिटी बन जाती है, पर्सन कॉन्फिडेंट और रेडी होता है एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। नेगेटिव आउटकम, रोल कंफ्यूजन। जब पर्सन अपने फ्यूचर और वैल्यूज को लेकर कंफ्यूज्ड होता है, इससे एंजाइटी, डिप्रेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूरी हो सकती है। एरिक्सन कहते हैं कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट लाइफ के अलग फेजेस में रिपीट भी हो सकता है। 5. एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन। एक टीनेजर जो अलग करियर ऑप्शंस ट्राई करता है और फाइनली डिसाइड करता है, वो आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहा होता है। अगर कोई पर्सन बार बार अपने गोल्स चेंज करता है या कंफ्यूज रहता है, तो वो रोल कंफ्यूजन का एग्जाम्पल है। एरिक्सन के आइडियाज को काउंसलिंग, एजुकेशन और एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ फील्ड में यूज किया जाता है। कंक्लूजन। एरिक्सन की आइडेंटिटी थियरी हमें ये समझाती है कि कैसे एक पर्सन अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करता है, स्पेशली एडोलेसेंस में। ये एक सोशल और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बन जाए तो पर्सन लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता है। अगर ये क्लियर नहीं होती तो कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 7. Discuss the influence of social structure on human development in Indian context, citing relevant examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत के सामाजिक ढांचे जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन और फैमिली सिस्टम किस तरह एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक सोसाइटी के अंदर संबंधों और इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम। इंडिया में कास्ट, जेंडर रोल्स, रिलीजन और इकोनॉमिक क्लास जैसे फैक्टर्स किसी भी इंसान के विकास को डीपली अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशल भी होता है। इन सोशल स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है ताकि हम डेवलपमेंट को कल्चरली रेलेवेंट तरीके से समझ सकें। मेन बॉडी। 1. कास्ट सिस्टम और डेवलपमेंट। कास्ट सिस्टम इंडिया में कई सालों से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता आया है जिसमें लोगों का स्टेटस, काम और अपॉर्चुनिटीज फिक्स होती है। लोअर कास्ट के बच्चे जैसे SC, ST को स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और कम एनकरेजमेंट मिलता है जो उनकी सेल्फ एस्टीम और लर्निंग पे बुरा असर डालता है। नामविजन 2009 की स्टडी बताती है कि दलित स्टूडेंट्स को एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है जो उनकी इमोशनल और कॉग्निटिव ग्रोथ को अफेक्ट करता है। वहीं अपर कास्ट स्टूडेंट्स को ज्यादा रिसोर्सेज, एक्सपोजर और मोटिवेशन मिलता है जो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करता है। 2. जेंडर रोल्स और पेट्रियार्की। इंडियन सोसाइटी में लड़का लड़की के रोल्स पहले से फिक्स किए गए हैं। लड़के असर्टिव और करियर फोकस्ड होते हैं, जबकि लड़कियों को घर संभालने के लिए तैयार किया जाता है। इस बायस की वजह से लड़कियों के ग्रोथ में काफी बैरियर्स आते हैं, जैसे स्कूल ड्रॉपआउट्स, आइडेंटिटी इश्यूज और कम कॉन्फिडेंस। पेट्रियार्की की वजह से ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग का मौका भी कम मिलता है, जो पर्सनल डेवलपमेंट को रोकता है। 3. इकोनॉमिक क्लास और पॉवर्टी।
एक व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस डायरेक्टली उसके डेवलपमेंट पे असर डालता है। गरीब परिवार के बच्चों को न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर का प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलता। इनमें स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, जो ब्रेन डेवलपमेंट और इमोशनल रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। अमीरों के बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर, सेफ एनवायरनमेंट और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे एक स्लम एरिया के बच्चे और एक मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है। 4. रिलीजन, फैमिली और सोशल नॉर्म्स का इन्फ्लुएंस। रिलीजन वैल्यूज, डिसिप्लिन और बिहेवियर को शेप करता है, साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी देता है। जॉइंट फैमिलीज में सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन इंडिपेंडेंस और फ्रीडम कम मिलती है। अरेंज मैरिज, फैमिली ऑनर और एल्डर्स का रिस्पेक्ट जैसे नॉर्म्स से ओबीडियंस और इमोशनल सप्रेशन डेवलप होती है। यह फैक्टर्स स्टेबिलिटी टू देते हैं, लेकिन कभी कभी पर्सनल ग्रोथ और एक्सप्लोरेशन को रोक देते हैं। कंक्लूजन, इंडिया में कास्ट, क्लास, जेंडर और फैमिली जैसे स्ट्रक्चर्स का ह्यूमन डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ता है। ये कभी सपोर्ट करते हैं और कभी बैरियर बन जाते हैं। इन चीजों को समझना साइकोलॉजिस्ट्स के लिए जरूरी है ताकि वो कल्चरली सेंसिटिव इंटरवेंशंस दे सकें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सामाजिक फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें पहले ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमें इसका क्लासिफिकेशन बताना है, कितने टाइप्स होते हैं, और फिर इसके होने के मेन कॉजेज या रीजंस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नॉर्मल से कम होता है। इसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेली लाइफ के काम जैसे सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत होती है। यह प्रॉब्लम 18 साल के पहले स्टार्ट हो जाती है। DSM-5 और AAIDD के अकॉर्डिंग इसकी डायग्नोसिस होती है। अब हम इसके डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। DSM-5 के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में व्यक्ति के थिंकिंग, लर्निंग और रीजनिंग स्किल्स में कमी होती है। साथ ही उनकी अडैप्टिव बिहेवियर जैसे कि बोलना, कपड़े पहनना, सोशल बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम्स 18 साल के पहले शुरू होती है। 2. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेवेरिटी के बेसिस पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। A. माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ 50 to 70। ऐसे लोग थोड़ा सपोर्ट से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कामों जैसे पैसे संभालना में मदद लगती है। B. मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ 35 to 49। बेसिक काम जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना कर लेते हैं। फैमिली या केयर होम में सपोर्ट के साथ रहना पड़ता है। C. सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ 20 to 34। हर रोज के कामों में पूरी मदद चाहिए होती है। लैंग्वेज और मोटर स्किल्स में भी दिक्कत होती है। D. प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ 20 से कम। फुल टाइम केयर की जरूरत होती है। साथ में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। नोट, आजकल सिर्फ IQ नहीं, अडैप्टिव फंक्शनिंग को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। 3. कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कॉजेज 2 मेजर टाइप्स के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। A. जेनेटिक कॉजेज जैसे डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, PKU। ये सब जीन्स में चेंजेस की वजह से होती है। इनस ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। B. प्रीनेटल फैक्टर्स। मां के प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, ड्रग्स लेना या इन्फेक्शन जैसे रूबेला होना। मैलन्यूट्रिशन या फीटस को इंजरी भी एक रीजन हो सकती है। C. पेरिनेटल फैक्टर्स। जन्म के समय कॉम्प्लिकेशंस जैसे ऑक्सीजन ना मिलना, लो बर्थ वेट या प्रीटर्म डिलीवरी। D. पोस्टनेटल फैक्टर्स। बच्चेपन में इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी या टॉक्सिक एक्सपोजर जैसे लेड पॉइजनिंग। पूरी तरह से केयर ना मिलना, नेग्लेक्ट और पॉवर्टी भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। 4. इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड नीड फॉर सपोर्ट। ऐसे इंडिविजुअल्स को स्पेशल एजुकेशन, थेरेपी और वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अर्ली इंटरवेंशन से काफी इंप्रूवमेंट होता है। सरकारी योजनाएं जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी सपोर्ट भी मदद करती है। कंक्लूजन,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो मेंटल और डेली फंक्शनिंग दोनों को इम्पैक्ट करती है। इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सामाजिक सपोर्ट और अवेयरनेस के साथ ये लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।